नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, मैं आपका स्वागत है। और यकीन मानिए ज्योग्राफी की क्लास काफ़ी दिनों बाद हो पाई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। पर आपकी क्लास जिस तरह वादा किया गया है कि ज्योग्राफी पूरी फ्री आपको यूट्यूब पर परिवर्तन क्लासेस में मिलेगी, ये सिलसिला उसी क्लास में चल रहा है। आज हम शुरू करने वाले हैं नदी प्रवाह तंत्र। और इस नदी प्रवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भागों में बांटते हैं, ध्यान से देखिए। एक भाग होता है हिमालयी नदी तंत्र। एक भाग कौन सा होता है? एक भाग होता है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा भाग होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जैसे कि आप अगर इस मैप से समझ पाए हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में क्या फर्क है, तो हिमालयी नदी तंत्र ये पूरा हिमालय का हिस्सा है, ये पूरा हिमालय का हिस्सा है। और ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अगर आप ध्यान से समझे, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और ये हिमालय का हिस्सा है। ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ये हिमालय का हिस्सा है। कुछ नदियां जो है वो हिमालय से निकल कर आती हैं, कुछ नदियां हिमालय से निकल कर आती हैं। कुछ नदियां कहाँ से निकल कर आती हैं, एक बार बताएंगे। हिमालय से निकल कर आती हैं, कुछ नदियां हिमालय से निकल कर आती हैं। और कुछ नदियां जो हैं वो इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से कुछ नदियां निकलती हैं। इन्हीं नदियों के सिलसिले में जो नदियां हिमालयी नदी तंत्र से निकलती हैं, हिमालयी नदी तंत्र से निकलने वाली नदियां हिमालयी नदी हिमालयी हिमालयी नदियां वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। जो हिमालयी नदी हैं ये पूरे साल बहती रहती हैं, यानी हिमालयी नदी तंत्रों में कभी भी सूखा नहीं पड़ता। और अगर कभी भी सूखा नहीं पड़ता तो इन नदियों के जल का स्रोत क्या है? तो इन नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर हैं, जो 12 महीने और पूरे साल पिघलते रहते हैं। और वो पिघल पिघल कर एक नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये नदियां जो आती हैं वो हिमालय के क्षेत्र से निकल कर आती हैं, जिस वजह से इसे हम बोलते हैं हिमालयी नदी तंत्र का नाम देते हैं। और बात करें इनका निर्माण कैसे होता है, हिमालयी नदी का निर्माण कैसा होता है, तो ग्लेशियर के पिघलने से। हिमालयी नदी का निर्माण कैसे होता है, तो हिमालयी नदी का निर्माण होता है ग्लेशियर के पिघलने से। ग्लेशियर के ग्लेशियर के पिघलने से हिमालयी नदी तंत्र का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल में आप देखना चाहें कि कुछ नदियां जो हिमालय से निकल कर आती हैं, तो जैसे एक सिंधु नदी हो गई जो हिमालय से निकल कर आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और कौन सी नदी, गंगा नदी। और भी नदियां हैं, जैसे सतलज नदी को भी हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा माना जाता है। तो जिस वजह से ये हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र याद रखेंगे, ये नदियां पूरे वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती, पूरे वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। जो हिमालयी नदियां हैं ये पूरे वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती, ये कभी कभी सूख भी जाती हैं। लेकिन जो ये मोस्टली प्रवाहित होती हैं वो याद रखेंगे जनवरी से लेकर जून से, चूंकि दक्षिण भारत में बारिश का मौसम जून में ही शुरू हो जाता है। कुछ इलाकों में अप्रैल में भी बारिश होती है, पर मुख्यतः जून में बारिश शुरू हो जाता है। जून से लेकर अक्टूबर तक ये नदियां लगातार बहती रहती हैं और अक्टूबर के बाद धीरे धीरे इनके जलस्तर में कमी आना शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पूरे वर्ष प्रवाहित नहीं होती, ये वर्षा के जल से प्रवाहित होती हैं। ये वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं, वर्षा के जल पर
निर्भर रहती हैं। अगर एग्जाम्पल में देखना चाहें यहाँ की कौन सी नदियों को एग्जाम्पल में, जैसे गोदावरी, गोदावरी, महानदी, महानदी, कृष्णा, कृष्णा, नर्मदा, ऐसी कई सारी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के हिस्से में आते हैं। तो इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे हिमालयी नदी तंत्र और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और आज की क्लास में जो शुरू होगा वो शुरू होगा हिमालयी नदी तंत्र, और इस हिमालयी नदी तंत्र में जो पहले नदी शुरू होगी उसका नाम होगा क्या? सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी के बारे में हम ध्यान से देखते हैं कि सिंधु नदी के बारे में हमें क्या पढ़ना है। अब आते हैं हिमालयी नदी। और हिमालयी नदी में जो एक नदी है फेमस, उसका नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे 2880 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया। सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखरचू हिमनद, जो मान सरोवर के आसपास पड़ता है। मान सरोवर झील के पास, मान सरोवर झील के पास से। और ये कहां पर है? तिब्बत में। ये कहां पर है? तिब्बत में। जैसे आप हिमालय नदी तंत्र में जब सिंधु नदी के बारे में आप पढ़ेंगे तो सिंधु नदी के बारे में आप समझेंगे कि सिंधु नदी यहाँ ये पूरा एरिया तिब्बत के क्षेत्र में आता है। तो सिंधु नदी जो है वो इस मानसरोवर झील के आसपास से निकलकर इस लद्दाख के रास्ते होकर पाकिस्तान के पठानकोट से होते हुए ये कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। उसके बाद याद रखेंगे इसका उद्गम बोखरचू झील हिमनद से मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है। 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। ध्यान देंगे, 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है सिंधु नदी। कौन कौन से? चीन, चीन के बाद भारत में, और भारत के बाद कहां पर? पाकिस्तान। भारत के बाद पाकिस्तान। इस सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन मुख्यतः जो इसकी भारत में लंबाई है, तो भारत में इसकी लंबाई जो है वो 1114 किलोमीटर इसकी मुख्यतः भारत में लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर मुख्यतः इसकी भारत में लंबाई है। ये भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? अगर ये तिब्बत से निकलती है तो ये लद्दाख के दमचौक स्थान से, ये पूरा एरिया लद्दाख में है, ये जम्मू कश्मीर में आता है। तो याद रखेंगे सिंधु नदी लद्दाख के दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख के दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख के दमचौक से सिंधु नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। जब ये तिब्बत से निकलती है इस इलाके से, तो यहाँ पर इसे सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं। और सिंगी खम्बान का अर्थ क्या होता है? सिंगी खम्बान का अर्थ होता है शेर का मुख। शेर का मुख। सिंगी खम्बान का अर्थ क्या होता है? शेर का मुख इसका अर्थ होता है। सिंधु नदी भारत के किस पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है? तो एक दूसरा मैप बना रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा मैप में आप ये समझेंगे कि सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र कैसा है। भारत में कहां से सिंधु नदी प्रवाह क्षेत्र लेती है? ध्यान से समझिए।
सिंधु नदी हो गई। अब इस सिंधु नदी के बारे में एक चीज याद रखेंगे, ये जब हिमालय तंत्र मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर बताया था हिमालय तंत्र में जो इस पर्वत की सबसे ऊपरी श्रृंखला है उसे काराकोरम बोलते हैं और इसे लद्दाख बोलते हैं। काराकोरम बोलते हैं और क्या बोलते हैं, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के नाम से हम जानते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के नाम से हम जानते हैं। ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी यहाँ से निकलकर ये लद्दाख के क्षेत्र से होकर यहाँ से बहती है, यानी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी बहती है। तो एक अगला पॉइंट क्या होगा, सिंधु नदी लद्दाख और क्या जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। इसके बाद सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर, सिंधु नदी के किनारे स्थित लद्दाख का लेह शहर स्थित है। लद्दाख का लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखेंगे सिंधु नदी के किनारे लद्दाख का लेह शहर स्थित है। बहुत फेमस है, पेपर में पूछा जाता है कि लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे ये लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है और इसकी सहायक नदियां पाकिस्तान के मिठान कोट में बहती हैं। मिठान कोट में जाकर मिल जाती हैं और वहां से बहना शुरू करती हैं। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर मिल जाती हैं और वहां से बहना ये क्या करती हैं, शुरू करती हैं। एक चीज आप ध्यान से समझिए, सिंधु नदी को पाकिस्तान की कौन सी नदी बोलते हैं, राष्ट्रीय नदी बोलते हैं। इसकी सहायक नदियों में जो नदी का नाम आता है जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। और कौन सी नदी, सतलज नदी। ये 5 नदियां प्रमुख हैं, 5 प्रमुख हैं जो सिंधु की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। आगे चलकर इसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरह सिंधु नदी जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है। आगे चला जाए, सिंधु नदी की सहायक नदियां बाएं तरफ से जो आती हैं वो यही हैं, बाएं तरफ से आने वाली सिंधु नदी की सहायक नदियां। लेकिन उससे पहले आप एक चीज पॉइंट समझिए, यहां पर आप समझे सिंधु नदी समझौता क्या है, पीपीटी में ऐड नहीं हो पाया। सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। यह समझौता 1960 में, याद रखेंगे, विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ। विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु नदी जल समझौता हुआ और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। जो सिंधु की सहायक नदियां थी, सिंधु की सहायक नदी, तो अगर सिंधु को लिया जाए तो सिंधु तो एक नदी हो गई होगी। मेन नदी कौन है, सिंधु। मेन नदी कौन सी है, सिंधु। लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं
जैसे सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और एक सतलज। सतलज, ये 5 नदियां हैं, लेकिन सिंधु नदी को लिया जाए तो टोटल 6 नदियां होंगी। अब इस समझौते में ये कहा गया कि जो ये नदियां हैं, इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। तो ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 100% अगर हम पानी माने तो इन 100% का जो 80% पानी है वो कौन इस्तेमाल करता है? वो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। और उसी 100% का 80% जब पाकिस्तान इस्तेमाल करता है तो 20% भारत इस्तेमाल करता है। नीचे की जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों में समझौता किया गया कि इसका भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान कितना यूज करेगा? 20%। लेकिन इन नदियों में जो सबसे फेमस नदी है वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र ज्यादा है इन नदियों के मुकाबले। तो जिस वजह से सिंधु नदी जल समझौते में जल का अनुपात भारत और पाकिस्तान में कितना हुआ? भारत और पाकिस्तान में ये जो जल का अनुपात आया, ये अनुपात याद रखेंगे 20% और 80% का ये अनुपात आया। 20% और कितने का? 80% का ये जल का अनुपात सिंधु नदी जल समझौते में आया। अब आगे चला जाए, इतना आप समझ गए होंगे। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, बाएं तरफ से जो नदियां आती हैं सिंधु नदी की, उन नदियों में एक नदियां ये भी है जिसका नाम क्या है? झेलम नदी। लंबाई हम बाद में देखेंगे। झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो वितिस्ता। आप याद कैसे रखेंगे? जिसके ऊपर बीतती है, वितिस्ता से बीतना, जिसके ऊपर बीतती है वही झेलता है। यानी झेलम नदी का पुराना नाम क्या होगा? वी से वितिस्ता। झेलम नदी का जो उद्गम है वे वेरी नाग झील, जम्मू कश्मीर से होता है। झेलम नदी का उद्गम वेरी नाग झील, जम्मू कश्मीर से होता है। जम्मू कश्मीर से होता है। चलिए ठीक है, आगे चला जाए। अब बात करें झेलम नदी। ये नदी जो है ये वुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। यानी झेलम नदी का पानी कौन सी झील पाती है? वुलर झील। और वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? वुलर झील। अब इसके बाद याद आया जाए तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी पानी की झील है वुलर। झेलम नदी याद रखेंगे श्रीनगर, पेन चेंज कर लें, झेलम नदी श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है कौन सा शहर? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का कार्य भी करती है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। सीमा निर्धारित मतलब दूसरा शब्द हो जाएगा। सीमा बनाती है, ये सही होगा। सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करती है? ये सीमा बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। लंबाई के बारे में हम आगे देख लेंगे। दूसरी जो सहायक नदी है
सिंधु की वह है चेनाब नदी, और इससे पहले हमने पढ़ चुका है किसके बारे में, झेलम नदी के बारे में। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है, अस्कनी। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है अस्कनी। और इस चेनाब नदी का जो उद्गम होता है वो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इससे पहले हमने आपको बताया जो झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो झेलम नदी वेरीनाग झील से होकर गुजरती है। जो चेनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से, बड़ा लाचा दर्रे से होकर ये गुजरती है। अब याद रखेंगे झेलम नदी के बारे में, चेनाब नदी के बारे में, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी कैसी नदी है, तो याद रखेंगे ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे नाम से जानते हैं। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में, पेन के साथ साथ लिखते रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। इसे हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं हम, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अगली नदी के बारे में जो सिंधु की सहायक नदी है और उसका नाम क्या है, रावी नदी। अगली नदी के बारे में जो सिंधु की सहायक नदी है उसका नाम क्या है, रावी नदी। इसके बारे में कुछ मत याद रखें, बस याद रखेंगे इसका जो पुराना नाम है परूसनी या इरावती नाम से जाना जाता है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है, परूसनी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है। और रावी नदी का जो उद्गम हुआ है यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से किस नदी का निर्माण हुआ है, तो याद रखेंगे चेनाब नदी का उद्गम हुआ है। उद्गम या निर्माण जो भी आपसे कहे, यहाँ पर बस केवल ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं सिंधु नदी की जो सहायक नदी है व्यास नदी। व्यास नदी के बारे में आप क्या रखेंगे, ये जो नदी है इसका पुराना नाम विपाशा है। याद करने की ट्रिक, व से व्यास और वी से विपाशा। इसका दूसरा पॉइंट आप याद क्या करेंगे, सतलज नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी की सहायक नदी है। उसके बाद व्यास नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। व्यास नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। पंजाब, भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। भारत में ही सतलज नदी में क्या है, ये मिल जाती है। भारत में ये सतलज नदी में मिल जाती है। इसमें बस इतना ही पॉइंट याद रखेंगे। ये पूरी तरह से पाकिस्तान में प्रवेश करके सिंधु नदी से नहीं मिलती, जबकि भारत में ही ये सतलज नदी से मिल जाती है। अब पढ़ते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी के बारे में, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, सतुद्री। सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, सतलज नदी का उद्गम तो सिपकिल्ला दर्रे से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। नहीं, मानसरोवर यानी कैलाश पर्वत के पास, मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है और भारत में सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में
भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब आते हैं, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों को पंजाब में किस नाम से जानते हैं? पंचनद के नाम से जानते हैं। जो भी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इसे हम पंजाब में पंचनद के नाम से जानते हैं। अब आते हैं यहाँ पर नदियों की लंबाई के बारे में, कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी है। नदियों की लंबाई के बारे में बात करें, झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे, इसकी लंबाई जो है वो है 725 किलोमीटर। चेनाब नदी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1800 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर। व्यास नदी की लंबाई कितनी है? तो व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर और रावी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। अब इस पैराग्राफ को देखकर आप ये नहीं बता सकते सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। और सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे व्यास नदी। ये सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी। मुख्य नदियों में सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी, और ये किसमें? मुख्य नदियों में। ध्यान देंगे, मुख्य नदियों में, क्योंकि सिंधु की जो मुख्य नदियां हैं वो 5 नदियां हैं, और 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। और इन मुख्य नदियों में सबसे बड़ी जो है सिंधु नदी, और दूसरी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो सतलज नदी। जो पहली सबसे बड़ी सहायक नदी वो चेनाब नदी। और इन 5 नदियों में जो सबसे छोटी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? व्यास नदी। अब आगे चलते हैं हम, सिंधु नदी के दाएं तरफ से आने वाली नदियां। सिंधु नदी के दाएं तरफ से आने वाली नदियां कौन कौन सी है? जैसे एक नदी है शोक नदी, सिंधु नदी के दाएं तरफ से आती है। उसके बाद गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुज्रा नदी, नुब्रा नदी, और एक नदी आप याद करेंगे, उस नदी का नाम क्या है? काबुल नदी। उस नदी का नाम क्या है? किस पेन से लिखा गया? काबुल नदी। कौन सी नदी? काबुल नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। काबुल नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। काबुल नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। और उसके बाद एक गोमल नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। गोमल नदी, गोमती नहीं, गोमल नदी। ये वो नदियां हैं जो सिंधु की दाएं तरफ से आने वाली नदियां हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ध्यान से समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 2900 किलोमीटर लंबी है। ये मानसरोवर झील के आसपास चेमा युंगडुंग नामक स्थान से ये निकलती है। चेमा युंगडुंग नामक ये स्थान से क्या करती? निकलती है। आइए समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान से, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई, वो 2900 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम होता है वो चेमा युंगडुंग हिमनद तिब्बत के कैलाश पर्वत से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। चेमा युंगडुंग हिमनद तिब्बत कैलाश पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम है।
ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम। इसे हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में हम सांगपो या फिर सांगपो या फिर यल्लुंग जांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो या फिर किस नाम से? यल्लुंग जांगपो के नाम से जानते हैं। असम में दिहांग के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो या यरलुंग जांगपो के नाम से। और इसे हम अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान से समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हम इसे जानते हैं दिहांग के नाम से। दिखाई नहीं दे रहा? जी बिल्कुल, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सारी चीजें आराम से आप समझिए कि आपको दिखाई कैसे देगा। ये गलत है, असम नहीं होगा यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को। और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से इसे हम बांग्लादेश में जानते हैं। याद रखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के नामचावरता, नामचावरता पर्वत से टकराकर, पर्वत से टकराकर भारत में प्रवेश करती है। नामचावरता पर्वत से टकराकर भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। नामचावरता पर्वत से टकराकर ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, तो याद रखेंगे, जब ये बांग्लादेश में जाती है, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो वहां पर ये किसका निर्माण करती है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश से होकर ये एक नदी द्वीप बनाती है, जिसे हम किस द्वीप के नाम से जानते हैं? वो संसार का और इस दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से हम जानते हैं, माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण होता है, माजुली द्वीप का निर्माण होता है। एक्चुअली इस माजुली द्वीप का जो निर्माण होता है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, जब जमुना और पद्मा नदियों का संगम होता है तो उसे मेघना के नाम से जानते हैं। और यही मेघना संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप बनाता है। और ये जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है, ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखेंगे, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे चला जाए, ध्यान से देखा जाए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ध्यान से समझिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जैसे एक है दिबांग, तीस्ता। याद रखेंगे, तीस्ता नदी जो जल विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश नदी के देश के बीच में है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित, मानस नदी, धनसिरी नदी और सुबरसिनी नदी। और असम में एक नदी द्वीप बनाती है जिसे हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। असम में नहीं बनाती ये द्वीप, इसे छोड़।
ऊपर हमने बता दिया इसके बारे में। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये कुछ प्रश्न है जो नदी प्रवाह तंत्र से हमारे एग्जाम रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ जैसे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया, इसका जवाब आप दीजिए। प्रश्न कह रहा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। यानी बांग्लादेश को जब इस नदी में, बांग्लादेश में जब एक नदी जाती है, वो कौन सी नदी है जिसे जमुना के नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र को हम अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? अभी जस्ट हमने बताया, दिहांग नाम से। इसे हम असम में किस नाम से जानते हैं? तो असम में हम इसे, इसके मूल नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचता है, बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचती है, तो वहां पर हम इसे किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक 12मासी नदी है? 12मासी नहीं, प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं प्रश्न सही कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर, नान मतलब गैर होता है, गैर 12मासी नदी है? कौन सी एक गैर 12मासी नदी है? एक नदी ऐसी है जो पूरे साल भर प्रवाहित नहीं होती, तो वो कौन सी नदी है जो पूरे साल भर प्रवाहित नहीं होती? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा नदी, जो एक गैर 12मासी नदी है। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी, तो कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? हमने आपसे बताया सिंधु की सहायक नदी, तो 5 नदियां मुख्य रूप से हैं। मुख्य, तो यहां पर ये याद रखेंगे, ये नहीं होगा। सिंधु नदी की सहायक नदियां 5 नदियां, एक आप नाम जानते हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं। तो और प्रश्न में क्या कह रहा है, कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? याद रखिए, सिंधु नदी की कौन सी नदी है जो सहायक नदी नहीं है? सुबरसिनी, ब्यास, जोंक, सोन नदी। सोन नदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सोन नदी। प्रश्न संख्या आगे चला जाए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदी में सबसे पश्चिमी नदी है? कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदी में सबसे पश्चिमी नदी है? यानी हिमालय का जब आप भारत का इस तरह का मैप बनाएंगे, और भारत की इस तरह के मैप में आपको कौन सी ऐसी नदी है जो इस पश्चिमी छोर पर है, इस पश्चिमी छोर पर है, ऐसी कौन सी नदी है? तो सिंधु, भागीरथी, अलकनंदा और लूनी नदी। तो याद रखेंगे, सिंधु नदी यहाँ से निकलकर, सिंधु नदी कैलाश के मानसरोवर झील के आसपास से निकलकर लद्दाख के रास्ते पाकिस्तान से होकर जाकर अरब सागर में मिलती है, तो पश्चिम की ओर, यही पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बह रहा है? सिंधु नदी, जो ये ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा गया था, ये उसका जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां, 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल नदी के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल भाग का कितना प्रतिशत भाग उपयोग करेगा? कुल जल का 20%, अभी जस्ट पीछे आपको बताया गया है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी प्रणाली एक सदृढ़ प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? यानी जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर कौन सी नदी बहती है इनमें से? तो आप समझ जानते हैं कि सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे पहले लद्दाख में पहुंचती है। जैसे अगर आप समझना चाहें, सिंधु नदी सबसे पहले किस क्षेत्र में पहुंचती है?
तो लद्दाख में पहुंचती हैं और लद्दाख के बाद तब जम्मू कश्मीर के होकर तब पाकिस्तान में जाती है। प्रश्न संख्या आगा 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे बड़ी हिमालय की कौन सी नदी हिमालय की हिमालय की सबसे बड़ी पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ये आपका प्रश्न होगा, इसका आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे बड़ी पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो हिमालय की सबसे बड़ी पूर्वी सीमा को कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी। जैसे अगर आप इस मैप के माध्यम से समझना चाहें हिमालय की, तो यहाँ से निकलकर और किसी भी मैप का ये जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? जो ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं पूर्वी के नाम से। और यहाँ से एक नदी निकलती है, आप भली भांति जानते हैं इस नदी को, जो असम या अरुणाचल प्रदेश से होकर आती है, पूर्वी की तरफ पूछ रहा है, ये दिशा भी पूर्व है। तो याद रखेंगे कौन सा सही जवाब होगा? ब्रह्मपुत्र नदी 101% इसका सही जवाब। तो जो आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे प्रश्न पूछता है वो तथ्यपूर्ण प्रश्न भी पूछता है और कभी कभी फैक्चुअल प्रश्न भी पूछ लेता है कि कौन सी नदी कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 8वां, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? ध्यान देंगे, लोहित तो दिमांग लोहित किसकी सहायक नदी है? क्या रखेंगे? ब्रह्मपुत्र की दिबांग लोहित सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं? व्यास बिल्कुल, चेनाब, गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखेंगे गोमती नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं। प्रश्न संख्या 8वां 9वां और ये प्रश्न संख्या 10वां पर आइए और इसका जवाब दीजिए। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 जो 2021 में हुआ था उसका जवाब। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की विशेषता नहीं है? यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो इनमें से कौन सा 4 ऑप्शनों में से एक है जो सही नहीं? पहला क्या कह रहा है? ये एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकतम उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। बिल्कुल, ये उपजाऊ क्षेत्र बिल्कुल है, उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। जैसे अगर बात करें इस मैप के माध्यम से, अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन सा क्षेत्र इस हिमालय नदी तंत्र में आता है, तो ये जो गंगा नदी यहाँ से होकर आती है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर आती है, तो ये क्या अधिकतम उत्तर भाग और ये पूर्वी भाग हो जाएगा। ये कौन सा भाग हो जाएगा? ये पूर्वी भाग हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही। ये उत्तर में हिमालय के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल, ये उत्तर में हिमालय और हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। समतल स्थानों पर गोखुर झीलें निर्माण करती गंगा नदी, बिल्कुल करती है, ये भी सही है। इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है। दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा, तो दक्षिण नहीं, ये दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा नहीं, सुंदरवन डेल्टा पूरब में, दक्षिण में नहीं, ये इसके पूर्व में सुंदरवन डेल्टा है। तो यही बिल्कुल गलत जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? क्या आप समझ पाए ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कौन इसकी विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी ही इसकी विशेषता नहीं है। ये टोटल आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम नहीं, ये जो हुआ ये सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हुआ। आगे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बेहद विस्तार से पढ़ेंगे। और याद रखेंगे इस तरह के बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए आप परिवर्तन क्लास के साथ जुड़िए और यकीन मानिए आपको जीएस में कहीं भी रुकावट परिवर्तन क्लास जीएस की वजह से आने नहीं देगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।